गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ने वाले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ के बारे में जो भी जानकारी थी उसका स्केलर फॉर्म हमने देखा था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी फोर्स है उसको वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्स को, जो फोर्स आता है कूलम्स लॉ में वो हम उसका वेक्टर नोटेशन कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, समझे। तो बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रेन का भी आवाज ना, बेसिक्स जान लेते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे ठीक। तो देखो सबसे पहले कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, x है और ये क्या है, y है। अब कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा, समझे। तो पोजीशन जो है इसका, ठीक है, मान लेते हैं x डैश है, समझे। पोजीशन क्या है हमारा, x डैश है, क्लियर। और इधर से क्या है हमारा, y डैश है। ये पोजीशन क्या है, y डैश है, क्लियर। ये तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, x डैश y डैश, ये पॉइंट होगा, समझे। अगर हम इसका कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो क्या है, x डैश है और y डैश है। अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम ओरिजिन से, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर हमें दिखाना हो तो हम इस तरीके से दिखाएंगे, समझे। ये हम इस तरीके से दिखाएंगे और ये जो वेक्टर है इसको हम डिनोट करेंगे OP, ठीक है। वेक्टर OP इक्वल टू हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, तो x डैश I प्लस y डैश j, समझे। x डैश I प्लस y डैश j, क्लियर। फिर क्या हुआ कि ये जो है, मान लो कि एक पार्टिकल जो यहाँ पे था वो अपना पोजीशन बदल लिया और बदल के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है हमारा, x डबल डैश y डबल डैश। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x डबल डैश और y डबल डैश। तो इसका ही पोजीशन वेक्टर होगा, इसका ही पोजीशन वेक्टर होगा। और इसको हम डिनोट करेंगे OQ से हम इसको डिनोट करेंगे। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे x डबल डैश I प्लस y डबल डैश j, समझे। अब देखो जिसको ये नहीं पता है ना कि ये हम कैसे लिखते हैं, समझे, उसके लिए क्या है कि तुमको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, x डैश I, समझे। ये वेक्टर है x डैश I और ये वेक्टर है y डैश j। इस दोनों का हम वेक्टर सम किए ना तो ये वेक्टर आया, समझे। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये वेक्टर आया। तो ये तुम सारा 11th में पढ़ चुके हो लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, समझे। तो ये तुम्हारा वेक्टर निकल गया, OP वेक्टर और OQ वेक्टर निकल गया, क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि PQ वेक्टर क्या होगा, वेक्टर PQ क्या होगा, समझे। तो PQ वेक्टर क्या होगा, क्लियर, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रेन भी मतलब कितना ये जब पढ़ा तो भी आती है सब। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम देखेंगे तो इस वेक्टर को, और देखो इस वेक्टर, ये एक वेक्टर है और इसके सर पे इस वेक्टर का पूंछ रखा गया है, क्लियर। और फिर इसके पूंछ से हम इसका सर मिला देते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, यही ट्रायंगल लॉ कहता है ना। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से फ्रॉम ट्रायंगल लॉ हमारा क्या हो जाएगा, OP, देखो OP वेक्टर OP प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर, ये हो जाएगा। तो PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर
क्या हो जाएगा, माइनस ओपी वेक्टर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे OQ का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, तो ये क्या है, x डबल डैश आई प्लस वाई डबल डैश जे माइनस उसका हम वैल्यू लिखेंगे x डैश आई प्लस वाई डैश जे, समझिए ये ब्रैकेट में रहेगा। हम आई वाला कॉमन ले लेते हैं, x डबल डैश माइनस x डैश आई हम साथ में लेंगे प्लस y डबल डैश, ठीक है, प्लस y डबल डैश माइनस y डैश और j वाला साथ में हम लेंगे। तो PQ जो वेक्टर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा। समझे कि नहीं? अगर हम इसका स्पेशल एक नाम दे देते हैं, जैसे स्पेशल नाम देने का मतलब क्या है, OP वेक्टर को हम बोल देते हैं R1 वेक्टर और इसको हम R2 वेक्टर बोल देते हैं और इसको हम R वेक्टर बोल देते हैं, समझे, इसको हम R वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर? तो R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस वेक्टर R1, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर वेक्टर का स्पेशल नाम हम दे दिए तो ये हमारा बेसिक्स था। अब हम आगे बढ़ेंगे, समझे कि नहीं? जिसको भी नहीं पता है वो ये कॉपी करना चाहता है तो वो कॉपी कर लेगा। क्लियर? अंडरस्टूड है? हम यहाँ पे देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, समझे? अब देखो स्पेस लेते हैं हम, 2 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं यहाँ पे, समझे, और उस पे हम देखेंगे। देखो लेने के लिए तुम 3 डायमेंशनल भी ले सकते हो, 1 डायमेंशनल भी ले सकते हो, लेकिन हम क्या है, एक जनरल केस ले रहे हैं, समझे, जनरल केस ले रहे हैं। यहाँ पे हम एक्स वाई के फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, समझे। जैसे हम पिछली बार क्या हुआ, एक्स और वाई लेके चले थे ना, एक वेक्टर जो था वो उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स था, ठीक है, जो कि मतलब उसका पोजीशन का जो भी कोऑर्डिनेट्स था वो एक्स डैश था, वाई डैश था और एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश था, समझे। तो वो जो है हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में हम लेके नहीं चलेंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है हमारा, क्लियर? अब देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का ही फोर्स बताता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम 2 चार्ज रखेंगे, यहाँ पे हम 2 चार्ज रखेंगे, एक चार्ज हम रखे यहाँ पे और इस चार्ज का नाम दिए Q1 और एक दूसरा चार्ज रखे यहाँ पे, इस चार्ज का नाम दिए Q2। क्लियर? अब ये जो ऑरिजिन से इस चार्ज का जो पोजीशन है वो क्या है हमारा R1, समझे। इस चार्ज का जो पोजीशन है वो क्या है हमारा R1, समझे, ये क्या है R1। उसी तरीके से दूसरा जो चार्ज है उसका पोजीशन क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारा क्या है R2। समझ में आ रहा है? ये क्या है, R1 है और R2 है। अब देखो जो फोर्स होता है, जो फोर्स होगा इस दोनों चार्ज के बीच में लगेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ ना कि देखो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव है और निगेटिव है तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। लेकिन फोर्स किसी ना किसी चीज पे तो लगेगा ना, यानी कि अगर हम इस चार्ज को सिस्टम मानेंगे, Q1 को हम सिस्टम मानते हैं, हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर, तो Q2 इस पे फोर्स लगाएगा, समझे। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किस पे, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो हमें एक ना एक को, किसी ना किसी एक को देखना होगा, समझे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे पे ही चार्ज लगाता है, जो कूलम्ब्स लॉ के आधार पे हम कहते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, यानी कि दोनों एक दूसरे पे ही चार्ज लगाता है। ऐसा नहीं है कि चार्ज है तो तीसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज रखे हो और मेरे पे फोर्स लगा रहा है,
मेरे पे भी फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा वो हम बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कूलम्ब लॉ में सिर्फ ये होता है कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि Q1 और Q2 जो है वो सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हम रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस, समझे, रिपल्सिव फोर्स हमारा लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे नेमिंग देते हैं, जैसे ये Q2 लगा रहा है फोर्स Q1 पे, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, समझे। उसी तरीके से ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हम लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्लियर। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। अब देखो इसमें वेक्टर नोटेशन भी दे देना, समझे, वेक्टर नोटेशन भी दे देना। तो F21 ये क्या हमारा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F12 ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हम नाम दे दिए, समझे कि नहीं। अब देखो ये जो है इस पोजीशन वेक्टर, ये जो है ये भी हमारा क्या है, ये भी एक क्या है हमारा वेक्टर है, समझे। और ये जो वेक्टर है ना, इस दोनों के बीच का ना डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। इस वेक्टर को हम डिनोट करेंगे, देखो ये डायरेक्शन किधर है, F21 की तरफ है ना, तो इसको भी हम R21 नाम दे देते हैं, समझे, इसको हम R21 नाम दे देते हैं। और R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R2 माइनस R1, पिछली बार हम निकाले थे ना यहाँ पे, तो R2 माइनस R1, समझे, R2 माइनस R1, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसका भी हम नाम देंगे R21 इक्वल टू क्या होगा, तो पोजीशन फ्रॉम Q1 टू Q2, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 का क्या होगा, R12 जस्ट अपोजिट होगा ना, R12 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, ये हम इस तरीके से नाम दे दिया, समझे। और यहाँ पे तुम्हें पता है कि R21 जो होगा इक्वल टू क्या होगा, माइनस R12 होगा। ये कैसे हुआ, तो देखो एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है ना, जस्ट इसको पलट देंगे तो क्या होगा, माइनस साइन लग जाएगा, उसका नाम भी हम बदल दे रहे हैं, तो उसको बस डिनोट करने का तरीका है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना है कि यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा। यूनिट वेक्टर हम क्यों लेना चाहते हैं, तो हम उसको इक्वेशन में यूज करेंगे, समझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं R21 यूनिट वेक्टर, समझे। तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जैसे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है। सेम उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, R12 इक्वल टू क्या हो गया, R12 डिवाइडेड बाई R12 इसका मैग्नीट्यूड। इसको हम और तरीके से भी लिखते हैं, देखो लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R12 डिवाइडेड बाई R1, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे हम देखेंगे कि R12 का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाता है, R12 हो जाता है, समझे। उसी तरीके से F12 का अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, F12। ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, ये सारा तुम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक। अब देखो कूलम्ब लॉ के आधार पे हम फोर्स को हम डिनोट करते हैं, समझे। तो यहाँ पे F21 फोर्स F21 हम ऐसे लिखें
इसके पहले हम क्या लिखते आ रहे थे, हम सिर्फ फोर्स के बारे में लिख रहे थे। फोर्स क्या लिख रहे थे हम, जैसे ऐसे ही लिख रहे थे, फोर्स इक्वल टू क्या था हमारा, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सारा सिस्टम हमारा कहाँ पे है, वैक्यूम में है। ठीक है, ऑल दी सिस्टम्स आर two charges are placed in vacuum। समझे? अब ये सारा जो सिस्टम है वो वैक्यूम है, तो हम क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझे? देखो इसमें कोई भी डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा डायरेक्शन होगा किधर, क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। समझे? इसी वजह से ना हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पे जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम ये भी लिखें। और यहाँ पे हम Q1 Q2 लिखें और R21 हम लिखें। समझे? R21 लिखें और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? लेकिन देखो ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। क्लियर? देखो R21 किसका मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। अब हमें डायरेक्शन भी तो ऐड करना होगा ना, तो डायरेक्शन हम ये वाला उठा के, किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो ये वाला है ना, तो हम उठा के ये डाल देंगे R21। ये हम ऐसे डाल देंगे। समझ में आया? सेम उसी तरीके से अगर इधर वाला अगर हमें लिखना हो तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, का होल स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं। थोड़ा सा और चीज ध्यान देना यहाँ पे जैसे ये R21 इक्वल टू माइनस R12 है ना, दोनों का अगर हम मॉड निकालते हैं, यानी कि दोनों का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, R12 दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो दोनों क्या होगा, R12, ठीक है, R12 इक्वल टू R21, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ हमारा सेम है ना। समझिए? दोनों का क्या है, लेंथ हमारा सेम है। तो ये हमारा है तरीका वेक्टर नोटेशन में लिखने का। समझे? ये हमारा जो तरीका है ये वेक्टर नोटेशन में लिखने का। अब देखो नेमिंग कहीं किताब में ना कभी कभी उल्टा भी दिया रहता है, जैसे मान लो कि R21 की जगह R12 लिख दे तो भी कोई घबराना बिल्कुल नहीं है। समझे? अब देखो इसका ना हम थोड़ा सा और अलग अलग फॉर्म लेके चलते हैं। क्लियर? अलग अलग फॉर्म लेके चलते हैं। तो देखो F21 हम लिखे ना यहाँ पे, F21 हम फिर से इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है। R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम ऐसे लिखें और यहाँ पे R21 का यूनिट वेक्टर। समझे? सेम उसी तरीके से F12 को हम कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। बात दोनों देखो सेम ही है। समझे? बात क्या है, सेम ही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मॉड के फॉर्म में लिख दिए हैं, घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना इस दोनों जगह पे अगर हम ना इसको उठा के अगर रखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है, R21 का होल क्यूब और यहाँ पे क्या होगा, R21 वेक्टर। समझे कि नहीं? ध्यान देना, बस हम क्या किए, ये वाला मल्टीप्लाई कर दिए इससे, समझे, और यहाँ पे इसके जगह पे रिप्लेस कर दिए। उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड का होल क्यूब R12। तो ये सारा तरीका है लिखने का।
कई किताब में जैसे तुम एबीसी में या फिर प्रदीप में पढ़ोगे तो उसमें क्या है ना कि तुम्हारा एक्स वाई वाला जो फॉर्म बताया था ना कोऑर्डिनेट्स वाला, एक्स जैसे मान लो कि इसका क्या है एक्स डैश वाई डैश हो गया, इसका एक्स डबल डैश वाई डबल डैश हो गया, तो उस फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो तुम आराम से इजीली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसी चीज पे नहीं फंसे रहना है, इससे आगे भी हमें बढ़ना है, और ये एकदम बेसिक चीज है। अब कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ कुछ चीज हम यहाँ पे देखेंगे, और वो है क्या? तो देखो तुम कहोगे सर यहाँ पे हम मॉडुलस का फॉर्म तो दे नहीं रहे हैं, देखो कहीं भी हम यहाँ पे मॉडुलस का फॉर्म नहीं दिए हैं। आखिर ये नहीं देने का कारण क्या है, समझिए, नहीं देने का कारण क्या है? तो देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट उठा के डाल देना, इसमें माइनस अगर है तो माइनस डालना, अगर प्लस है जो चार्ज तो प्लस डालना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे फर्क क्या होता है, इससे फर्क क्या पता चलता है? जैसे मान लो कि अगर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हमारा फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और फोर्स पॉजिटिव आएगा तो उसका डायरेक्शन देखो F21 की तरफ ही होगा। लेकिन जैसे ही ये तुम्हारा अगर एक निगेटिव हो गया तो फोर्स क्या हो गया हमारा, ये जो आएगा पूरा जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, निगेटिव में आएगा ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, F21 निगेटिव में हो जाएगा। अब F21 निगेटिव में छोड़ो, ये तो होगा ही, हम F21 की जगह पे यहाँ पे ये रख सकते हैं ना, बोलो, माइनस हटा के हम यहाँ पे रख दिया, और माइनस R21 के जगह पे हम क्या रखें, माइनस R21 के जगह पे हम R12 रख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम R12 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखे, R12 लिखे। अब R12 का डायरेक्शन किधर है, तो R12 का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि अगर एक तुम्हारा जो है हमारा पॉजिटिव था और एक हमारा निगेटिव था, तभी तो ये निगेटिव यहाँ पे चला गया, यानी कि अब हमारा क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। हम अभी कंसीडर किसको किए हैं, तो ये सेकंड वाले चार्ज को किए हैं। अगर दोनों पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो हमारा फोर्स इधर की तरफ लग रहा था, और जैसे ही ये निगेटिव हुआ हमारा फोर्स जो है वो इधर की तरफ लगने लगा, समझे। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम उठा के Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है, जो प्लस में है माइनस में है, अगर तुम रख दोगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, माइनस हुआ ना, यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, माइनस हुआ, तो ये जो है फोर्स यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, माइनस F21 हो जाएगा। अब माइनस F21 जो हुआ उसके सामने वाला जो इक्वेशन था वो ऐसा था, और ये किससे मिलता जुलता है, तो वो मिलता जुलता है इससे, समझ गए। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21, समझे। और ये जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करता है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करता है, क्लियर। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम आगे पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ना 1.4 बहुत ही आसान है, समझे, और 1.5 तुम लोग बनाने की कोशिश करना, समझे। 1.4 और 1.5 जो है बनाने की कोशिश करना। ये तुम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में डालोगे, दोनों क्वेश्चन बना के अच्छे से, समझे। और देखो कॉपी नहीं करना है, जो भी कैलकुलेशन करना है तुमको अपने हाथ से करना है, ये नहीं कि बस तुम उठा के टिक दिए कॉपी पे। आगे वाले क्लास में हम फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे, और अब से तुम्हारा जो कोर्स है ना वो थोड़ा सा तेज चलना शुरू होगा, ठीक है। इसको एक एक चीज को ध्यान से देखना, जो चीज समझ में नहीं आए कोशिश करना कि पहले वाला जो किताब है वेक्टर जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, समझे, उसको उठा के देखना। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, बार बार इसको देखना और एनसीईआरटी जरूर रीड करना, ठीक है। थैंक यू।